नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास शो सबसे बड़ा मुकदमा और मैं हूं आशीष सिन्हा। आज यूपी में अवैध मदरसों को लेकर यह मुकदमा है। दरअसल एसआईटी ने एक रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट के आने के बाद अब एक नई सरगर्मी यूपी की राजनीति में देखी जा रही है। दरअसल एसआईटी ने सरकार को यह रिकमेंड किया है कि यूपी में 13,000 जो मदरसे हैं वो अवैध तरीके से चल रहे हैं, लिहाजा अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल एसआईटी के पास ये इनपुट आया था कि नेपाल से सटे कई ऐसे मदरसे हैं जिनके पास, यानी भारत और नेपाल की सीमा से सटे ऐसे मदरसे हैं जो अपने आय व्यय का सही वितरण नहीं दे रहे हैं, और इतना ही नहीं, जो नियम कायदे हैं उसको ठीक तरीके से पालन भी नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि एसआईटी ने एक लंबी जांच की और लंबी जांच करने के बाद सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें 13,000 मदरसों को चिन्हित किया है। उन 13,000 मदरसों के बारे में एसआईटी ने यह कहा है कि इन्हें तत्काल बंद किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। सरकार ने कहा है कि हम इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। तो अवैध मदरसों पर ही आज हमारा सबसे बड़ा मुकदमा होगा, सबसे बड़ी जिज्ञासा होगी। और हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ एडवोकेट नाजिया इलाही खान जी हैं, वो जूम से जुड़ेंगी। हमारे साथ रेनू दीक्षित जी हैं, हमारे साथ नासिर अजीज साहब हैं, एडवोकेट हैं। इसके अलावा हमारे साथ समूम कासमी साहब हैं, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और फाजिल अहमद साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा हमारे साथ महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर जी भी हैं, जो हिंदू धर्मगुरु है। मुकदमे की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले आपको जानना और समझना यह बेहद जरूरी है कि आखिर आरोप क्या है। एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट में एसआईटी ने क्या कुछ कहा है, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे, बतलाएंगे और समझाएंगे। पहला आरोप यह है कि बिना मान्यता के यूपी में करीब 13,000 जो मदरसे हैं वो चल रहे हैं। दूसरा आरोप यह है कि सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, ऐसे कई मदरसे हैं जिन्होंने सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया। तीसरा आरोप है कि नेपाल बॉर्डर से लगने यूपी के कई मदरसों की जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध हैं। चौथा आरोप यह है कि तकरीबन 100 करोड़ की जो फंडिंग है उसके बारे में जानकारी नहीं है। पांचवा आरोप यह है कि हवाला नेटवर्क के जरिए कई मदरसों को फंडिंग हो रही है, बड़ा आरोप लगाया गया है। छठा आरोप यह है कि विदेशी फंडिंग के मकसद को लेकर जांच एजेंसियों को एक बड़ा शक है, बड़ी मात्रा में विदेशी फंडिंग हो रही है। सातवां आरोप यह है कि मदरसों में फंडिंग का आतंकी कनेक्शन होने का शक है, यह सूत्रों के हवाले से है। आठवां आरोप यह है कि अरब देशों से 100 करोड़ की फंडिंग का शक है और इसी को लेकर यह पूरी कवायद शुरू की गई थी। नवां आरोप यह है कि यूपी के 7 जिलों में अवैध मदरसों का नेटवर्क पूरी तरह से तैयार किया गया है। और 10वां आरोप यह है कि देश विरोधी गतिविधियों का क्या मदरसे जो हैं वो अड्डा बनते जा रहे हैं। यह एक सवाल है एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन अब इस पूरे एसआईटी की रिपोर्ट के बाद किसने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं और उसके बाद बहस की शुरुआत करते हैं। अलग अलग यहां पर बयान आए, अलग अलग लोगों के बयान आए, हम आपको वो सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले बहस की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ समूम कासमी साहब हैं, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जानी मानी हस्ती हैं। समूम साहब, एक बड़ा सीधा सा सवाल है, जो एसआईटी की रिपोर्ट है, एक नियम सरकार ने बनाया है कि भाई आपको ये सारे नियमों के तहत अपना मदरसे को आपको ऑपरेट करना है। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जब एसआईटी इन मदरसों के पास गई और आय और व्यय का, यानी किस तरह से फंडिंग की गई, जब इसकी जानकारी मांगी गई तो वो जानकारी नहीं दी गई, और यही वजह है कि रिकमेंड किया गया कि नहीं, अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ, देखिए, एक सिस्टम है सरकार का और मदरसों का एक मैकेनिज्म है। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड सरकार इसमें सबसे पहल हमने की है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जहाँ मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अभाव की ज़िंदगी को देखते हुए जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी बराबरी में लाने का जो प्रयास किया है, और हमने उन मदरसों को नियमित तौर से उनका पंजीकृत करके उन्हें उनमें एनसीईआरटी के कोर्स को लागू किया, ताकि वो बच्चे जो गरीब घरों से आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पसमानदा समाज के वो बच्चे जो कहीं नहीं पढ़ सकते वो मदरसों में पढ़ते हैं, और मदरसों में पढ़ने के बाद वो फिर मदरसों में जाते हैं, या तो उपदेशक बनते हैं या वो इमाम बनते हैं।
तो ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी था कि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वहाँ एनसीईआरटी का कोर्स हमने उनके उसमें लागू पे नहीं जा रहा हूं सर, मैं यूपी के मैं वही आ रहा हूँ, मैं उसी पे कह रहा हूँ कि हमने उन सबको नियमित तौर से बगैर किसी भेदभाव के मदरसों को रजिस्टर्ड किया और यही मदरसे पूरे देश भर के अंदर उन तमाम गाइडलाइन को, जो सरकार की गाइडलाइन है, उसका पालन करना चाहिए। और जैसा कि यूपी के अंदर इन 13,000 मदरसों की जो रिपोर्ट एसटीएस ने दी है, मैं समझता हूं कि एजेंसियों की जो रिपोर्ट होती है वो बहुत निष्पक्ष होती है और न्याय संगत होती है। तो इन मदरसों को ये ज़रूरी है कि वो अपनी फंडिंग के स्रोत को बताएं, और क्योंकि इसलिए कि वो जिस मदरसों में तालीम देते हैं, जिस एजुकेशन की वो हज़रत मोहम्मद साहब से जुड़ती है। और हज़रत मोहम्मद साहब एक ट्रांसपेरेंसी और भाईचारे के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और सिमिलरिटी के लिए जो उन्होंने काम किया है, तो वही ट्रांसपेरेंसी, वही ईमानदारी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, और यही वजह है कि कार्रवाई की बात आ रही है। नाज़िया के पास चलता हूं। इसीलिए मैंने मोहम्मद साहब का जिक्र किया है कि ये एजुकेशन मोहम्मद साहब की अगर है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, ईमानदारी भी होनी चाहिए। वैर नहीं है, शिक्षा से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य साहब ने भी बयान दिया कि शिक्षा से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल यहां फंडिंग को लेकर है, जिसके सोर्स का खुलासा ठीक तरीके से नहीं किया जा पा रहा है। नाज़िया, क्या वजह है कि ठीक तरीके से खुलासा नहीं कर पा रही है जो 13,000 मदरसे हैं जिन पर ये आरोप लगे हैं? देखिए, इससे पहले भी 2023 में 19 अगस्त का अगर रिपोर्ट निकालिएगा तो स्कॉलरशिप स्कैम इन 21 स्टेट, ये पता चला था। कई ऐसे मदरसे थे जिसमें बच्चे पढ़ भी नहीं रहे थे, पर ये लोग पैसे उठा रहे थे, अरबों खरबों रुपए उठाते हैं। उसके बाद फिर आप देखिए, नेपाल बॉर्डर में 150 करोड़ गल्फ कंट्रीज से आ रहा था। इनके बहुत सारे कनेक्शन पाकिस्तान से भी हैं, सीरिया से भी हैं। इसके अलावा देखिए, मदरसे के अंदर अनल सेक्स होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है। जो बच्चियों का मदरसा होता है उसमें भी पुरुष पढ़ाते हैं और छड़ी से मारते हैं। जहां पर एक तरफ हम चाइल्ड एक्ट पर काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ हम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हैं, कानून हमें इस तरीके से रोकता है। जो स्कूल होते हैं, एकेडमी होते हैं, वहां पर भी हमें बच्चों से लाड प्यार से बात करना पड़ता है। यहाँ सलवार खुलवाने के लिए छड़ी लगाई जाती है। कुरान का पहला वर्ड इकरा का है। तकरीबन अल कुरान के 30 पारे में 800 बार शिक्षा की बात लिखी हुई है। लेकिन क्या अल कुरान पढ़ने से IAS IPS बनेगा? क्या इंजीनियर डॉक्टर बनेगा? क्या नहीं बनेगा। कई ऐसी सूरतें हैं जो जिहाद के बारे में बात करती है, कई ऐसी सूरतें हैं जो हिंदुओं को काफिर बोलती है, कई ऐसी आयतें हैं जो कहती है कि गला काटो। तो ये अल्लाह का बंदा बनने की कोशिश करवाई जा रही है मदरसे के अंदर, ये अल्लाह का स्लीपर सेल बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि ये जितनी भी लैविश लाइफ है, जो भीख, चंदा, मॉडर्न जजिया, ज़कात, फितरा मांग करके, मदरसों को दिखा करके, या सरकार के आंखों में आंखें मिला करके जोर आवाज में जो पैसे उठाए जाते हैं, वो महज जो इमाम, मौलवी, मुअज्जिन, कारी, ये लोग अपनी लैविश लाइफ में उसको खर्च करते हैं, बच्चों के ऊपर। लैविश लाइफ की आपने बात कही, पिटाई की बात कही। हमारे सहयोगी फिरोज खान हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, उनके पास लिए चलते हैं और उनसे समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, SIT की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। फिरोज, क्या कुछ कहा गया है SIT की रिपोर्ट में? जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों की जांच कराई थी, और मदरसों की जांच कराने के बाद जो रिजल्ट सामने आया, तो देश भर में तकरीबन 16,513 मदरसे संचालित, जिसमें से 8500 मदरसे ऐसे थे जो कि गैर मान्यता प्राप्त चलाए जा रहे थे। इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए SIT का गठन किया गया और SIT टीम से बोला गया कि इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, इसकी जांच। तो ये जांच जो की गई, अभी तक SIT की जांच में ये चीज सामने आई है कि 15 मदरसे ऐसे हैं जो कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, जो अपनी आय का मतलब खर्चा नहीं बता पाए हैं कि उनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है। हालांकि उनको अभी समय दिया गया है कि एक बार वो अपना आय के जो स्रोत है उसको इकट्ठा कर ले, उसके बाद फिर ये देखा जाएगा, मदरसा बोर्ड जो है वो उससे देखेगा कि इन मदरसों को आगे चलाना है कि इसको बंद करना है। हालांकि अगर हम मदरसा के जो संचालक है या मदरसे के जो जानकार है, मौलाना है, मुफ्ती है, उन लोगों की हम बात करें तो उन लोगों का खास तौर पर यही कहना है कि बहुत से सालों से मदरसों की मान्यता चूंकि नहीं दी जा रही है, और बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो मस्जिदों में कहीं चल रहे हैं, कहीं मदरसे जो है ऐसे चलाए जा रहे हैं जो गरीब बच्चे हैं, उन लोगों के लिए वहाँ पे खोले गए। तो उनकी फंडिंग जो है, उनका कहना है कि मदरसे जो है वो ज़कात होती है, फितरा होता है,
उन पैसों को वहाँ पे दिया जाता है गरीबों को, उन पैसों से उन मास्टरों का जो है खर्चा किया जाता है, बच्चों को किताबें मुहैया कराई जाती है। तो जगह जगह जो स्कूल इस तरह के मदरसे हैं जिनको मान्यता नहीं दी गई है, वो आपसी चंदे द्वारा चलाए जा रहे हैं। फिरोज, आप बने रहिएगा, हम आपके पास दोबारा भी आएंगे, लेकिन एक बार फिर से स्टूडियो के मेहमान के पास चलते हैं। रेणु जी, जो इस तरह के मामले होते हैं कानून की नज़र में कितने गंभीर होते हैं अगर आप फंडिंग का हिसाब ना दें, और इस तरह की जो फंडिंग अगर गल्फ कंट्रीज से आती है और फंडिंग का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। आशीष जी, सबसे पहले हमें बहुत सिंपल तरीके से समझना होगा कि अगर हम मदरसों की बात कहें तो एक वो मदरसे होते हैं जो मान्यता प्राप्त होते हैं लेकिन उनको गवर्नमेंट से एड होती है, एक वो होते हैं जो मान्यता प्राप्त होते हैं लेकिन वो प्राइवेट सोर्सेज से एड पाते हैं। अब जो ऐसे मदरसे हैं, ये तो वो मान्यता प्राप्त, हम बात उनकी भी करें जो मान्यता प्राप्त हैं ही नहीं, 13,000 से ज़्यादा पता चले हैं और अनऑफिशियली और भी ज़्यादा है इनकी संख्या। अब ऐसे मदरसों के बारे में जिनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है नहीं पता हमको, और अब वहाँ जो बच्चे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अब आप ये देखिए अगर एक मदरसे में अगर 100-150 बच्चे भी हैं तो कम से कम 20 लाख के आसपास बच्चों का भविष्य खतरे में है। हमें नहीं पता वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। एक मैं उस दिन वीडियो देख रही थी जिसमें आशीष जी बताया गया, पूछा गया कि आपका ये सोर्स क्या है, आप इस कहाँ से पैसा आया, टीचर सैलरी कहाँ से दे रहे हो, और वो बहुत आसान बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई अकाउंट मेंटेन हमने नहीं किया, हमको नहीं पता किस बैंक में है, हम तो कैश में डीलिंग करते हैं। तो 100 करोड़ से ज़्यादा, जैसे मैं अभी सुन रही थी, इतनी ज़्यादा फंडिंग। अब इस फंडिंग का यूज़ कहाँ हो रहा है? अगर सरकार को ये बात नहीं पता तो आप खुद सोचिए कि ये बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है। आप इसको कंट्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है, उससे आप क्या खरीद रहे हो, कहाँ कंट्री को खतरा है। तो ये कई सारे इश्यूज हैं जो ये जो टेरर फंडिंग की बात आ रही है, बच्चों के भविष्य की बात आ रही है, ये सब बहुत नासिर अजीज साहब, बेहद गंभीर मामला है क्योंकि बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। बच्चे मदरसे में इसलिए जाते हैं कि वो तालीम ले सकें, एजुकेट हो सकें, कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी को बना सकें। लेकिन अगर वही मदरसे अवैध तरीके से चलाए जा रहे होंगे तो मदरसों की जो पढ़ाई की प्रणाली है उस पर भी सवाल उठने लाजमी है। आप सही कह रहे हैं। जहाँ तक मदरसों का ताल्लुक़ है, मैं पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जैसा कि अभी रेणु जी ने भी कहा कि 2 तरह के मदारिस चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं हिंदुस्तान में। एक वो मदरसा जो मान्यता प्राप्त है लेकिन वो फंडिंग उनकी अपनी है, वो सरकार से उनका एफिलिएशन नहीं है। और एक जिनका यहाँ जिक्र हो रहा है जिसमें बताया गया कि एसआईटी ने 13,000 मदरसों को चिन्हित किया है कि ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। अब इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या होनी चाहिए। अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं, उसमें एक तो स्थिति ये हो सकती है कि वो उनका रिकग्निशन नहीं है या एफिलिएशन नहीं है, या वो प्रॉपर अपने अकाउंट्स नहीं दे पा रहे हैं। जो बार बार ये बात कही जा रही है कि उनसे जब ये पूछा गया कि आपकी फंडिंग कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है, तो उनमें से ज़्यादातर ने ये कहा कि हमें बस हम कर रहे हैं लेकिन हम कैश में काम चला रहे हैं, हमारा कोई इस तरह से पूरा सिस्टम नहीं बना हुआ है। इस सिलसिले में मेरा कहना यह है कि ये जो 13,000 हमने चिन्हित किए हुए हैं, मेरा ख्याल है कि ये 13,000 कोई ऐसे मदरसे नहीं हैं जो 1 या 2 या 3 साल में बन के चलने लगे। ये यकीनन बहुत ज़माने से चल रहे होंगे इसमें से बहुत से मदरसे। अब गवर्नमेंट का देखिए जो राइट है वेरीफाई करने का, उनका सत्यापन करने का या उनके बारे में जानने का, उसको तो कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो गवर्नमेंट का हक है, वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एसआईटी बनाई, अब उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें 13,000 चिन्हित किए गए हैं। उसमें कितने ऐसे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ डिबेट्स में आमतौर से उसको जो जोड़ा जा रहा है वो नेफेरियस एक्टिविटीज़ की बात की जाती है। मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है, यानी मैं अमरोहा से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे यहाँ भी बहुत ही 135 साल पुराना मदरसा है जो दारुल उलूम के बाद दूसरा तीसरा नंबर उसका आता है। उसके अलावा छोटे मदरसे हमारे जानने वालों ने चलाए हुए हैं। तो ये कहना कि ये 13,000 मदरसे जो हैं वो कोई नेफेरियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या इनकी वजह से टेरर फैलने का खदशा है, मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इनकी परख होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए, गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है। और उसमें अगर कहीं कोई ऐसा एंगल पाया जाता है
तो उस पर यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों फाजिल अहमद साहब, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर संलिप्तता पाई जाती है, अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां फंडिंग को लेकर है, क्योंकि एसआईटी के पास जब ये इनपुट आया था कि 100 करोड़ से ज्यादा फंडिंग इन्वॉल्व है और ज्यादातर ये जो मदरसे हैं, जो अवैध मदरसे हैं, वो यूपी के बॉर्डर पर है, जो नेपाल से सटते हैं। जैसे श्रावस्ती है, श्रावस्ती सहित 9 ऐसे जिले हैं जो नेपाल से सटते हैं। वहां पर 500 से ज्यादा इस तरह के अवैध मदरसे मिले हैं, जो एसआईटी की जांच रिपोर्ट है। आशीष जी देखिए, मदरसों को लेकर के ना एक अलग धारणा है उत्तर प्रदेश। हर राज्य में जब चुनाव होता है तो धारणाएं बदल जाती हैं। सबको पता है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम चीजों में रहती है और नहीं ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी एंटी मुस्लिम फिर आप बोल लीजिए, है। फिर हम नहीं पर पूरी सुन तो लीजिए, आप मेरा सुन तो लीजिए, आप फिर कहिएगा। देखिए हमको बुलाया गया है, या तो आप ही की बात हम सुन लें। नहीं फाजिल साहब, आप अपनी बात को रखिए ना। अभी आपसे पहले सभी ने अपनी बात रखी है, सही बात टोका क्या? अरे भाई हम पब्लिक है ना, हम जनता है, तो हम बीजेपी के खिलाफ बोल सकते हैं। चैनल के फोरम पर जो महसूस कर रहा हूँ बोलूंगा। नहीं फाजिल साहब जुड़े हुए हैं तो आपको जुड़े हुए नहीं, तुम कौन से तुड़े हुए हो? ऐसा नहीं तुम कौन से तुड़े हुए हो ये बताओ। मगर ये कि बात तो सच बोलो ना। अगर जानते हो मदरसों के बारे में तो बोलो, और अगर खाली जो है तुम्हें ये करना है, फसादी मचाना है, फसाद क्या है? बीजेपी इलेक्शन होने वाला है, 24 में इलेक्शन आ रहा है। नासिर साहब ने बताया तो मदरसा में बात नहीं होगी तो किस पे बात होगी? नहीं, अब तो मदरसों से इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक? मुसलमान कोई बीजेपी के अगर आप नासिर साहब ने बड़े ही विस्तार ढंग से इसको समझाया पूरे विवाद को। अभी तो आगे हमारी असली बात तो आई नहीं सामने। ठीक है, आप बोलिए ना। देखिए फाजिल साहब बोलिए। मदरसा हम लोग भी समाज में रहते हैं, जो मदरसे किराए के घर में चल रहे हैं, एक जैसे अगर उसको ऐड लेना है या उसको मान्यता लेनी है तो उसका अपना भवन होना चाहिए। सरकार ने ऐसे सख्त कानून बना रखे हैं कि साधारण रूप पर नहीं ले सकते मदरसे के लिए। तो जो किराए के घर में रह रहे हैं और वो बेसिक एजुकेशन देते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, मदरसे जो हमारे बच्चे, कोई भी मुसलमान का बच्चा जब 2-3 साल का होता है तो उसको 2 साल मदरसे में भेजा जाता है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो जो मदरसे घरों में चल रहे हैं और वो किराए के घर में चल रहे हैं, उनको सरकार नहीं दे सकती परमिशन। और उत्तर प्रदेश में कानून है, 0 से लेकर 5 तक की एजुकेशन देने के लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं। ये कानून है देश के अंदर, उसी कानून के तहत ये मदरसे चल रहे हैं। जिस तरह से आप शिशु मंदिर को या दूसरे स्कूलों को आप परमिशन दिए हुए हैं कि 0 से 5 तक की पढ़ाई करने के लिए आपको किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है, उसी कानून के तहत वो मदरसे चल रहे हैं जो बेसिक एजुकेशन देते हैं। वो आलिम फाजिल नहीं बनाते, वो बच्चों को प्राइमरी चीजें सिखाते हैं, बुनियादी चीजों को सिखाते हैं। फाजिल साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 13,000 मदरसों में कोई भी अवैध मदरसा नहीं है? अवैध वही है, सरकार अपनी सरकार की रंजिश है। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? अगर ये लोग सील क्यों नहीं किए, कानूनी नोटिस दे, हम लोग अदालत जाएंगे। अरे एक प्रोसीजर होता है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी, सरकार कार्रवाई करेगी ना। तो टीवी पर अवैध घोषित कर दिए। नहीं, अवैध कहाँ? नहीं, सुन लीजिए, हर जगह कथित अवैध एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। हमारा एक लाइन, एक शब्द नहीं है। सुनिए ना, आपको पूरी बातें नहीं होने। नहीं, हम तो पूरी बात सुन रहे हैं, बीच में आप ही तो बोल रहे हैं। आप बेढंग की बात करेंगे तो बीच में आदमी कूदेगा ही ना। नोटिस देंगे तो हम लोग अदालत जाएंगे अपनी बात रखने के लिए, फिर सरकार भी रखेगी, तय हो जाएगा अदालत में कि वैध कौन है अवैध कौन है। तो अभी तक उन्होंने किसी को कानूनी नोटिस दिया नहीं। और कई मदरसे सरकार के पास तो रिपोर्ट आई है ना। रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट से क्या होता है, तमाम लोग चार्जशीट सबमिट हो जाती है, बाइज्जत बरी हो जाते हैं अदालत से। तो जब कानून देखिए, उनको बेचैनी पकड़ लिए, देख लीजिए। नहीं, नवल किशोर जी को मिलाऊंगा, मैं आता हूँ नाजी आपके पास। सुन लीजिए। और रास और फंडिंग का आपको बता दें, हमारी जब फसल कटती है ना, एक हिस्सा पहले मदरसे में चला जाता है, हमारे घर में गल्ला बाद में आता है, मदरसे में पहले जाता है। और हम अपनी उससे किसी को एतराज क्या है? उसको किसी से एतराज है क्या? उस पैसे को गल्ला, कोई गेहूं दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई चना दे रहा है, कोई जौ दे रहा है। अगर कहीं से आ रही है तो उसकी फंडिंग की जानकारी तो होगी ना। नहीं, सुन लीजिए। और हम 1,000 रुपया अगर कमाते हैं ना तो 100 रुपया मदरसे में देते हैं। जब तक ज़कात तो खैरात न देते तब तक हम नमाज ईद की नहीं अदा करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग सेक्रीफाइस करके अपने दीनी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए, आप बात को सुन रही हैं, इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए हम मदरसों को कायम करते हैं। मुझे मौका दिया जाए कि मैं इनका जवाब दे सकूं। अरे सुनिए ना, आप मत जवाब दीजिए। नहीं, जवाब उनका हक है, उनका हक है। नाजी आप बोलिए, आप सुन लीजिए। नाजी आप बोलिए, फिर नवल जी के पास भी जाना है। मदरसा देखिए, किसी मदरसा हमारी निजी चीज है और हमारे धर्म, हमारे मजहब से जुड़ी हुई चीज है। आप उस पर जबरदस्ती कोई गलत चीज नहीं बोल सकते। नहीं, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप नियमों को नहीं मानेंगे
नहीं नियम भाई, नियम तो आपको मुल्क के मानने होंगे ना। बिल्कुल नियम मान रहे। जो जब नियम नहीं मान रहे हैं, शिशु मंदिर का आपने सर्वे कराया, लेखा जोखा नहीं दे पा रहे हैं। शिशु मंदिर का सर्वे कराइए, आप सही से लेखा जोखा नहीं, आप टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। राजिया जी, मैं बोलूं? जी जी बोलिए। 2018-19 2229 स्कॉलरशिप फेक, 2019 और 2020 577 स्कॉलरशिप फेक, तकरीबन 21,000 मदरसे पर। ये तो सरकार की कमी है ना, ये तो सरकार की कमी है, उसका सिस्टम फेल हो रहा है। आयुष्मान योजना में 5 लाख फर्जी कार्ड बन गया, ये तो आयुष्मान योजना कार्ड बंद कर दिया जाए। आयुष्मान योजना में आशीष भाई 5 लाख फर्जी कार्ड बन गए, तो क्या आयुष्मान योजना को बंद कर दिया जाए? ये सुन लीजिए, ये तो अपराध है ना। अगर ये सरकार का फेल्योरेंस है तो उसकी स्कॉलरशिप का पैसा खा जा रहे, मदरसे में नहीं स्कूलों में भी खा जा रहे, इंटर कॉलेज में सरकारी कॉलेज के अंदर भी स्कॉलरशिप पैसे खा जा रहे। तो ये तो सरकार का फेल्योरेंस है जी। इसके लिए किसी कम्युनिटी को थोड़ी आप बदनाम कर सकते हैं या मदरसे को थोड़ी बोल सकते हैं। ये तो सरकार के लोग खा जा रहे पैसा, उसमें किसी का क्या दोष है भाई? सरकार जिसको देना है वही खा जा रहा पैसा। एमपी एमएलए फंड नहीं खा जा रहे, सरकारी निधि का पैसा नहीं खा जा रहे क्या? अस्पताल का पैसा नहीं खा जा रहे क्या? सरकारी योजनाओं का पैसा नहीं खा जा रहे क्या? फाजिल साहब नाजिया, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि नवल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद शुरुआत नवल किशोर जी आपके उससे करेंगे कि आपका इस पूरे इशू पर क्या कुछ कहना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है, वो सरकार उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगी कब? हालांकि एसआईटी ने तो ये कहा कि 13,000 मदरसों पर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार ये कह रही है कि हम तो रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करेगी कब? ब्रेक के बाद इस पर भी चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले अलग अलग राय आपने सुनी, जो हमारे स्टूडियो में धर्मगुरु हैं, इसके अलावा मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। लेकिन एक आवाज अगर आपने नहीं सुनी तो वो है हिंदू धर्मगुरु की। हमारे साथ महामंडलेश्वर नमन जी हैं। सर, एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि मदरसों को लेकर जो एसआईटी की रिपोर्ट है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए मान्यवर, देश में जो मदरसे चल रहे हैं, ज्यादातर मदरसों में उन बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती है और इस्लामिक शिक्षा देने इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ उन अबोध बच्चों को राष्ट्र और सनातन द्रोह सिखाया जाता है, कट्टरवाद सिखाया जाता है और वहां से राष्ट्रवाद की एक व्यापक भूमिका तैयार हो जाती है। मदरसे में पढ़ा बालक केवल इस्लाम को मानता है, न देश के संविधान को मानता है, न यहाँ की परंपराओं को मानता है, न दूसरे किसी स्थिति को मानता है। मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोई इसी प्रकार की सांप्रदायिक जहाँ पर शिक्षा दी जाती हो, ऐसे जो विद्याधन के केंद्र हैं उन पे निगाह रखी जाए और विपरीत कार्य करते हैं तो कठोर कार्रवाई की जाए। जितना भी देश में आतंकवाद हो रहा है, आप मूल में देखेंगे 10 साल का बच्चा एक कट्टर मुसलमान बन जाता है और राष्ट्रद्रोही बनता है, दूसरी परंपराओं का विरोधी बनता है। ये देश के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा खतरा नहीं, लेकिन नवल किशोर जी अभी हमारे साथ उत्तराखंड चेयरमैन भी हैं मदरसा बोर्ड के, शमूम साहब, वो बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। वो कह रहे थे कि उत्तराखंड में काफी अरसे से जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो लागू की जा चुकी हैं, बच्चे जो हैं वहां पर तालीम एनसीईआरटी के जरिए ही ले रहे हैं। मैं कहने कुछ अच्छा काम हो रहा है तो पसंद लिया, पर मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो कुछ कह रहा हूँ तो बच्चे को 2 साल से लेकर 10 साल तक उसमें पढ़ता है, उसका अनिवार्य है पढ़े, अपनी परंपरा की शिक्षा दे, हमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मदरसों में ज्यादातर मानव दोष सिखाया जाता है, सनातन का द्रोह सिखाया जाता है, राष्ट्र द्रोह सिखाया जाता है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। जी नाजिया कुछ कह रही थी। नाजिया जी 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 देखिए, मैं शांति से बात करना चाहूंगी। नहीं, शांति से ही करिए। हाँ, मैं पूरी बात रखना चाहूंगी। हाँ, देखिए, मदरसे के अंदर आपने बिल्कुल सही कहा, एनसीईआरटी वगैरह आपने जितनी बातें कही हैं मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन मदरसे के अंदर ना ज्योग्राफी, ना हिस्ट्री, ना कंप्यूटर, ना साइंस, ऐसी कोई चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं। मैंने अपने जीवन में मुफ्ती साहब क्या ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती क्या? जी
मुफ्ती साहब से जवाब ले लेते हैं। मुफ्ती साहब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का चेयरमैन हूं और मैं मदरसों का प्रोडक्ट हूं। मैं आपको बता दूं कि मदरसों से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हुए और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो मिसाइल मैन है और अपने राष्ट्र की शान है। और मैं आपको ये कहूँ, मैं कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ आप नाजिया सुनो बात को पूरी हो जाने दो फिर बोल लेना। हमारी ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को आगे बढ़ा रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। मैं समझता हूं कि हमने तो अपने राज्य के अंदर अपने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने उस पाठ्यक्रम को लागू करके उन्हें इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, IAS और IPS बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो देश की सेवा करेंगे। और मदरसों में पढ़ने वाले 4% बच्चे वो हैं जो कहीं पढ़ नहीं सकते। ठीक है नाजिया, मदरसों के बच्चे। ठीक है नाजिया, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, थोड़ा समय कम है आज। नाजिया, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी देखिए, कलामे पाक पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है मदरसे के अंदर। मैं उत्तराखंड और मैं आसाम, मैं उत्तर प्रदेश को सत नमन करती हूँ कि उन्होंने पहली बार मुसलमान बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा है। और सिर्फ 13,000 नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के सभी मदरसों को खत्म कर देना चाहिए और उसको मिडिल स्कूल में करना चाहिए, उसको एकेडमिक सेंटर में करना नहीं। लेकिन आर्टिकल 25 भी है ना, इस तरह की बातें मुझे लगता है कि सही नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत है। मुझे मेरी पूरी बात कंप्लीट कर लेनी है। अजीज साहब, आप बोलिए, फाइनल कमेंट लेता हूँ, आप समय कम है। देखिए, दिल्ली क्लिनिक हेल्ड फॉर रेपिंग 9-year-old इन मदरसा, 7-year-old बच्चे के साथ अनंत से मदरसे के अंदर दिक्कत हो गई आपको? ये तो कहीं भी हो सकता है। कोई निजी नुकसान कर दिया क्या मदरसे? कुरान के पूरा है, कुरान का पूरा है। तर्कहीन बात है जो आप बोल रहे हैं कि किसी एक जगह की बात। राम रहीम को जब सजा हुई, अरे राम रहीम को सजा हुई ना, सुनिए, राम समय कम है, आप बोल सकते हैं। मुफ्ती साहब आप बोलिए, समय कम है, समय आज थोड़ा समय कम है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ नाजिया आपको कि मदरसों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बच्चे हैं जो कहीं नहीं पढ़ सकते। बस इतना जरूर है कि उन्हें अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहिए। और ये सरकार बगैर किसी भेदभाव के उन बच्चों का उनको जोड़ने का। रेणु जी फाइनल कमेंट। हमारा संविधान जी, हमारा फाइनल कमेंट आप बोलिए। आशीष जी, हमारा संविधान माइनॉरिटी के राइट्स को जितना मेजॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है उतना ही माइनॉरिटी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। नासिर साहब, वो पढ़ने पढ़ाने वालों में हो सकती है। आप बोलिए, समय कम है। कहना इतना है कि मदरसों को बंद करने की जो बात की जा रही है, मैं कम से कम उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। आई डोंट अग्री विद दैट प्रोपोजिशन। मदरसे भी तालीम देते हैं और जो लोग वहाँ अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं वो भेजें। लेकिन यहाँ जो मुद्दा, बेसिक मुद्दा है वो ये है कि जिन मदरसों को चिन्हित किया गया है, निशानदेही की गई है, उनकी जांच होनी चाहिए। अगर होने के बाद वो उसमें कोई गलती निकलती है तो उसको ठीक करा देना चाहिए। लेकिन सारे मदरसों को बदनाम करना या ये कहना कि मदरसे जो है वो गलत काम करा रहे हैं, वो गलत है, ये कहना नहीं चाहिए। मेरा अपना कराना चाहिए और अपने आप को नियमित करना चाहिए। तमाम नियमित जरूर होना चाहिए, ये मैं मानता हूं। नियमित करने पर जोर देना चाहिए। आज थोड़े समय की कमी है, लेकिन आप सभी लोगों ने अपनी बात रखी। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन हमने किया कि जो अवैध मदरसा है उस पर लेकर जो SIT की रिपोर्ट है वो क्या कुछ कहती है, सरकार की आने वाले समय में क्या कुछ तैयारियां हैं, इस्लामिक स्कॉलर क्या कुछ कहते हैं, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष क्या कहते हैं, हमारा देश का कानून क्या कहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि जो रिपोर्ट SIT ने सौंपी है सरकार को, उस रिपोर्ट पर कार्रवाई कब होगी। तालीम से किसी को कोई गुरेज नहीं है, तालीम मिलनी चाहिए, क्योंकि मदरसा में वही बच्चे पढ़ने जाते हैं जो सक्षम नहीं होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, कम होते हैं, वो मदरसा में जाते हैं। इसलिए तालीम से किसी को कोई गुरेज नहीं। लेकिन हाँ, नियमों को, कायदों को मानना बेहद जरूरी है। और अगर कोई नियम और कायदे से नहीं चल रहा है तो कानून उस हिसाब से अपना काम कर सकती है। आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार को दोपहर 3 बजे फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।